तो ये फर्क है कंटिन्यूअस और सल्टेटिव नर्व इम्पल्स के अंदर के कंटिन्यूअस के अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो फास्ट होती है और सल्टेटिव नर्व इम्पल्स जो है वो स्लो होती है। हम डिस्कस कर रहे थे करेंगे बल्कि स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो नॉर्मल कंडीशन में नर्व इम्पल्स जा रही होती है वो होती है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर के अंदर 3 फुट और 2 इंच होते हैं। तो इस तरह 100 मीटर जो है 1 सेकंड के अंदर पास करके चल जाए, इतनी फास्ट स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की। और 120 तक जा सकती है जब आप में रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस हो रहा था, तब उसकी स्पीड 120 मीटर पर सेकंड तक हो जाती है, ठीक है। 120 मीटर पर सेकंड तक हो जाती है, सही है। अच्छा, दूसरी हमने बात की माइलिन शीथ वाली कि वो एनर्जी को कंजर्व करती है, यानी कि सारी की सारी एक्सोलेमा में से एनर्जी लॉस नहीं होती, बल्कि कुछ पोर्शन पे होती है जहाँ पे वो नोड्स ऑफ इनवीर है, तो एनर्जी ज्यादा देर के लिए कंजर्व रहती है, इसलिए स्पीड जो है वो फास्ट रहती है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा है कि जब डायमीटर थिक होगा तो स्पीड फास्ट होगी, ठीक है। डायमीटर थिक होगा तो स्पीड जो है फास्ट होगी, क्योंकि थिक डायमीटर के अंदर रेजिस्टेंट जो है इलेक्ट्रिक फ्लो को वो कम से कम होती है, ठीक है। डायमीटर अगर थिक होगा, अब इसके मुकाबले में इसके अंदर नर्व पास ज्यादा पास करके जाएगी, क्योंकि बीच में ये जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई है, और ये फिजिक्स के अंदर एक लॉ भी है, आपने पढ़ा भी होगा। लॉ है कि पता नहीं, एक इक्वेशन होगी कोई कि जिसमें डायमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर देखें तो वो इलेक्ट्रिक फ्लो के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर डायमीटर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये तीन बल्कि दो समझ लें वो हैं आपके पास पॉइंट है जिनकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो उसकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी साइनेप्स। साइनेप्स एक ये क्या होता है जी, जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में यानी कि कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और कोई भी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बीच में मौजूद नहीं होता, यानी कि ये एक्सॉन आ रहा है और ये एक्सॉन की नोब है, ठीक है। एक्सॉन का ये पोर्शन इससे बड़ा हुआ होता है, और ये आपके पास आ गया डेंड्राइट की मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। मेम्ब्रेन आ गई। अब ये जो जंक्शन है इसको कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स है, और ये होता है दो तरह का, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स आपको पहले भी पता होगा, यानी कि आपको पढ़ाने का एक फायदा ये है कि मुझे हर चीज बेस में बतानी नहीं पड़ेगी कि आप वो कहते हैं लाइट स्टूडेंट है, एटा क्लास के स्टूडेंट है, तो हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी होगी और आप ये पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, तो पहले एक नॉर्मल सी बात बता दूं, ये देखिए ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आपको पता है किस तरह से होती है, ठीक है। यानी कि मुझे बार बार ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि वो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है। तो मैंने कल रात को ये भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो एम्बेडेड है वो प्रोटीन चैनल के तौर पर भी काम करते हैं और रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। होता ये है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के अंदर क्या होता है कि ये फासला जो है, ये वाला फासला ये बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कम होता है, तो जो नर्व बस इसके अंदर यहाँ से आ रही होती है वही इसी के सोडियम चैनल जो है ओपन कर देती है, यानी कि इंडक्शन जिसे कहते हैं उसकी बदौलत जो है वो उसके चैनल को जो ओपन कर देती है, यानी कि बहुत ही बारीक जो है वो फासला होता है, तो उसकी वजह से इंड्यूस हो जाती है दूसरे के अंदर नर्व इम्पल्स, यानी कि डायरेक्टली जो है नर्व इम्पल्स ही जाती है, बीच में किसी किस्म का कोई केमिकल कनेक्शन नहीं होता। जबकि केमिकल साइनस की बात करें तो उसमें ये फासला काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ से इसके अंदर वेजिकल मौजूद होते हैं, इस नोब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वेजिकल मौजूद होते हैं, और जब नर्व पल्स यहाँ पे आती है तो कैल्शियम जो है इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम इसके अंदर चले जाएंगे। जब अंदर जाते हैं तो ये वेजिकल यहाँ पे फ्यूज होते हैं, और इस वेजिकल में से काफी ज्यादा जो है न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो इधर रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड करते हैं, जब ये बाइंड करते हैं तो यहाँ पे सोडियम चैनल खुल जाते हैं और नर्व इम्पल्स दोबारा आगे से कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। इसमें जो वो कहते हैं उसे डिस्टेंस है वो कितना होगा, 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। 0.2 नैनोमीटर। जहां पे मेरी आवाज आपको कट कर आए तो मुझे काइंडली अपना माइक ऑन करके बता देना कि आपको मेरी आवाज कटी हुई आ रही है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल साइनस जो है वो फास्ट होगा
और बीच में दरम्यान में जो फासला है वो बहुत ज्यादा कम होगा, यानी कि आप इतना सा कर लें बिल्कुल बारीक से, ठीक है। तो इतना बारीक फासला होगा और ये जो जब नर्व इम्पल्स यहाँ तक आएगी तो वो उसको इंड्यूस कर देगी अगले वाले को, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें कोई इतना ज्यादा वो लंबी चौड़ी बहस नहीं है। केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या होगा कि जो साइनेप्टिक नोब है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नोब, ठीक है। इसके और इसके दरमियान फासला जो है वो कितना होगा, 20 नैनोमीटर या इससे ज्यादा होगा, ठीक है। और जो कि मूवमेंट होगी, जो मैसेज है वो किस तरह से जाएगा कि मैंने आपको पहले बताया कि द नर्व इम्पल्स आएगी वेन के अंदर, जब यहाँ पे पहुंचेगी तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या लेगी, कैल्शियम आयंस को लेगी अंदर, कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे साइनेप्टिक नोब के अंदर, ये साइनेप्टिक नोब ऐसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आएगी, इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो वेसिकल्स मौजूद होते हैं, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट में पड़े होते हैं कि कब जब नर्व पास आएगी और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे, ठीक है। ये काफी ज्यादा नर्व, ये साइनेप्टिक नोब पड़े होते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जब कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है, यानी कि इनके चैनल जो है ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम कैल्शियम के चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि इनको फ्यूज करवाते हैं इस मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। एंडोसाइटोसिस जो होती है, सॉरी एक्सोसाइटोसिस जो होती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, डिफरेंट काइंड के न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड के न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जब फ्यूज होते हैं तो इधर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। बाहर निकलते हैं और आगे यहाँ पे क्या मौजूद है, रिसेप्टर साइट मौजूद है, ठीक है। रिसेप्टर साइट मौजूद है और मोस्टली की शेप इसी तरह से होती है, जिस तरह एंटीजन एंटीबॉडी की शेप होती है, ठीक है। एंटीबॉडी की शेप इसी तरह से होती है, वो प्रोटीन होती है। इसी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर हैं वो भी इस तरह से होंगे, वो इधर आके उसके ऊपर बाइंड करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। जब बाइंड करेंगे तो वो यहाँ से सोडियम चैनल को ओपन कर देंगे और नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल था, इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इस रीजन के अंदर जब साइनेप्टिक नोब होती है वहां पे इनके कैल्शियम के चैनल्स मौजूद होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे, ठीक है। कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल मौजूद होंगे, जो ही उनको जो पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा तो ये कैल्शियम के चैनल खुद बहुत ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम अंदर की तरफ फ्लश हो जाएगा, अंदर जाके क्या करेगा, वो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो साइनेप्टिक नोब भी हमने पढ़ लिया, साइनेप्टिक वेसिकल भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और कितने होते हैं यार, अबाउट 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर एक नोब के अंदर आपको मिल जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंपाउंड है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको इतने जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर मिल जाते हैं। तो डीपोलराइजेशन जो है वो नोब के अंदर वो कैल्शियम गेटेड चैनल को ओपन करेगी और वो वेसिकल जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है इसको प्री साइनेप्टिक कहते हैं और इसको पोस्ट साइनेप्टिक कहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ फ्यूज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाएंगे, वो जाके सोडियम गेटेड चैनल को ओपन करेगी, कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या करते हैं, वो आगे जाके अगर सोडियम के चैनल ओपन करते हैं, ठीक है। अगर जाके सोडियम के चैनल ओपन करते हैं तो मतलब यह है कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। क्या होगा, अगर जाके वो सोडियम के चैनल ओपन करते हैं तो मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। तो उसे अगर वो मतलब है कि नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है, या EPSP। इसका मतलब क्या है कि वो नर्व इम्पल्स को आगे जनरेट करेंगे, मैसेज आगे जाएगा। इसके उलट जो है, जब अगर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं जो आगे जाके क्या करते हैं कि पोटेशियम के चैनल ओपन कर देते हैं, ठीक है। पोटेशियम के या क्लोरीन के चैनल ओपन करेंगे तो होगा क्या कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी कि पोलराइज स्टेट थी ना वो हाइपर पोलराइज, यानी कि -90 की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो होगा नर्व पास जनरेट नहीं होगी, मैसेज आगे कंटिन्यू नहीं जाएगा। इसको कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये दोनों आपकी बॉडी के अंदर ऑन द बेस जब न्यूरोट्रांसमीटर होता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आगे जाके कौन सी जो है वो कंडीशन अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये आपके इमोशंस वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं रीजनरेशन और रीयूज और न्यूरोट्रांसमीटर। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो बाहर निकल जाते हैं तो वो क्या होता है कि या तो होता ही है कि जो न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो उनको दोबारा बना के या फिर साइनेप्टिक नोब के अंदर दाखिल कर देते हैं,
या फिर ये है कि बाहर एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है। वो एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उनको एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस कहते हैं, जबकि जो कि एड्रेनलिन एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि जो एड्रेनलिन की हाइड्रोलिसिस करेंगे उनको मोनोअमीन ऑक्सीडेज कहेंगे, ठीक है। और ये फिर से रीयूज हो जाएंगे या फिर ये है कि आगे जाके एज ए फ्यूल काम करेंगे बाकी सेल्स के लिए, ठीक है। यानी कि या तो वो दोबारा से न्यूरॉन के अंदर आ जाएंगे या फिर बाकी सेल जो साथ में सेल हैं उनका फ्यूल बन जाएंगे और वो उनको एज ए यूज करके अपनी एनर्जी वगैरह जो है वो बहाल करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है जी न्यूरोट्रांसमीटर। 7 मिनट रह गए हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या है कि ये भी आपको पता है कि केमिकल मैसेंजर ऑफ नर्वस सिस्टम है कि जब नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन के दरमियान फासला ज्यादा है तो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे और वो आगे जाके नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे। इनके टाइप देखें तो मोर देन 100 आर नोन, ठीक है, यानी कि 100 टाइप्स जो इनकी नोन है। अब देखें यहाँ पे एक बात बता दूं, फाइलम, किंगडम्स और फैमिलीज वगैरह, ठीक है। इसी तरह क्लासेस, फैमिलीज वगैरह प्रोटीन्स की भी होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की भी फैमिलीज और क्लासेस वगैरह होती हैं, ठीक है। और इसी बेस के ऊपर क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर को डिवाइड किया गया है और उनकी क्लासेस जो है, अब यहाँ पे देखिए क्लासेस का वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा है कि प्रोटीन्स की भी क्लासेस होती हैं, फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से अब पास स्पीशीज तक ना ले जाइएगा, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए फैमिलीज और क्लासेस वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एसिटाइल कोलिन, बायोजेनिक अमाइन, अमीनो एसिड, न्यूरोपेप्टाइड और गैसेस वगैरह इस किस्म के जो न्यूरोट्रांसमीटर उनको क्लासिफाई किया गया है इन क्लासेस के अंदर, ठीक है। और एक्साइटेटरी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी बता दिया है। एग्जांपल एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। जब आपके बॉडी के अंदर कोई मेजोरिटी जो मैसेज जाते हैं वो एसिटाइल कोलिन की वजह से जाते हैं। और एक है सेरोटोनिन, ये इनहिबिटरी काम करता है। और दूसरी बात ये कि इमोशन वगैरह का ताल्लुक ज्यादा इसके साथ होता है, सेरोटोनिन के साथ, यानी कि आपने हैप्पी जो के ख्यालात वगैरह आते हैं वो ये जो है सेरोटोनिन वगैरह की वजह से आता है। डोपामीन भी नाम सुना होगा, वो जब आपको वो कहते हैं कि एक किस्म की नींद वगैरह आने का चक्कर जो है वो डोपामीन वगैरह होगा उसके अंदर, जब वो रिलीज होगा तो आपको वो सेंसेशन आएगी। तो ये डिपेंड करता है अमीनो एसिड के ऊपर, ठीक है।